हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है एमकॉम सेकंड सेम के एक सब्जेक्ट के ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पूरा ही ये सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं लास्ट ईयर के एग्ज़ाम से, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद उनके आंसर्स आपको इस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम लोग आपके लिए लेके आते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग जैसे कि अभी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप लोग पहले तो ये वीडियो अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो, जो भी आपके पास एमकॉम के ग्रुप्स हैं, क्योंकि हम लोग एमकॉम के ऊपर फर्स्ट टाइम से या कह सकते हो वीडियोस बना रहे हैं। मोस्टली हमारा जो चैनल है वो बीकॉम के बच्चों के लिए, तो अगर वीडियोज़ के ऊपर ज़्यादा रीच नहीं आती है देन हम लोग इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। एंड सेकेंडली इस वीडियो के अंदर आपको मैं जो भी क्वेश्चंस बताऊंगी जो भी इम्पॉर्टेंट हैं या लास्ट ईयर्स के हैं, वो सिर्फ क्वेश्चंस लास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं। हम लोग सिर्फ आपको ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर में वही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि बहुत बार होता है कि पेपर डालने वाले का माइंडसेट कुछ और होता है और वो लास्ट ईयर के पेपर से क्वेश्चन नहीं डालेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। आप लोग आके बाद में ये ना कहें कि आपने क्वेश्चंस बताए और पेपर ना आए। तो आपको कंफर्म कर दूँ, लास्ट ईयर जो आपका लास्ट परसों पेपर हुआ है कल, तो वो पूरा का पूरा ही, अगर मैं आपको बताऊँ, पूरा का पूरा ही लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से आया था। बट नेक्स्ट कैसे आएंगे ये मैं आपको अज्यूम करके अभी से नहीं बता सकती ना, क्योंकि मेरे पास कोई अंतर्यामी वाली शक्तियाँ नहीं है, वरना मैं आपको बता देती कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग कि अगर कि अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमने काफ़ी बातें भी कर ली। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सप्लेन द 3 की एक्टिविटीज़ ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर। की फाइनेंशियल मैनेजर की ऐसी कौन सी 3 की एक्टिविटीज़ हैं और डिस्कस करने हैं हमने ऑब्जेक्टिव्स एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ठीक है। अब पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट हैंडलिंग द मनी इन द स्मार्टेस्ट वे, कि स्मार्टली पैसों को हैंडल करना, अपनी मनी को ऑर्गेनाइज करना, आपका एक एक पैसा कंपनी का कहाँ जा रहा है आपको पता चले, ठीक है। इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं मेकिंग प्लान्स। आप प्लान्स बनाते हो कि पैसे कहाँ यूज़ करने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, फिगर आउट करते हो कहाँ इन्वेस्ट करने से आपको ज़रूरत पड़ने पे वहाँ से पैसे डबल होके मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करते हो। सो आप इसको ऐसे थिंक करते हो, जैसे इमेजिन करो कि अगर मैंने आपको एक कॉइन्स से भरा हुआ जार दे दिया, ठीक है, आपको मैंने उसका इंचार्ज बना दिया कि आपकी ड्यूटी है कि कॉइन्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, इस तरीके से करना है कि कंपनी की ग्रोथ में ये कहीं ना कहीं मदद करे, ठीक है। सो यू नीड टू डिसाइड हाउ मच टू स्पेंड, वेयर टू पुट इन, हाउ टू मेक श्योर यू ऑलवेज हैव इनफ। तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो पैसे हैं उस जार में है कि उनका मैं प्रॉपरली यूज़ करूँ, एक एक कॉइन कंपनी की वेलफेयर में यूज़ हो, वेल्थ में यूज़ हो, वेल्थ क्रिएट करनी है, ठीक है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ऐसे ही होती है, जैसे एक जार का आपको बॉस बना दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर कुछ हमने की एक्टिविटीज़ बतानी है फाइनेंशियल मैनेजर की। पहली की एक्टिविटी क्या होगी, अगर आप एक फाइनेंशियल मैनेजर होते हो, ठीक है, अज्यूम करो कि आप एक फाइनेंशियल मैनेजर हो, पहला काम आप क्या करोगे, फाइनेंस के मैनेजर हो तो फाइनेंसिंग प्लानिंग करोगे उसमें क्या क्या करोगे, उनकी रिपोर्ट्स बनाओगे, कुछ भी उनके पैसे अच्छे से देखोगे कि कहाँ जा रहे, क्या पूरा फाइनेंस उनका मैनेज करोगे, प्लानिंग करोगे। तो पहला पॉइंट वही है। आई होप आपको क्लियर है, आप अच्छे से गप्पे मारोगे। सेकंड, एज अ फाइनेंस मैनेजर आप क्या देखोगे कि मेरे ये कंपनी के पैसे कहाँ इन्वेस्ट होने चाहिए। सेकंड, आप उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट डिसीजन के आइडियाज़ दोगे कि कंपनी आप यहाँ इन्वेस्ट कर लो अपने पैसे, यहाँ से आपको अच्छी रिटर्न आएगी, तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद करेगी आप लोग। थर्ड, आपकी की एक्टिविटी क्या होती है कि आपने फाइनेंस के डिसीजन लेने हैं, कितना पैसा कंपनी का कहाँ जाएगा, कंपनी में अगर कभी पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो कंपनी कहाँ से पैसे बोरो करेगी। सभी फाइनेंशियल डिसीजंस आप लोगे, क्योंकि आप क्या हो, कंपनी के मैनेजर या कंपनी के फाइनेंस मैनेजर बोल सकते हैं। तो 3 की एक्टिविटीज़ हमने बताई जो कंपनी के एक फाइनेंस मैनेजर की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अब ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है भाई, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है पैसे बनाना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, क्यों, अगर हम एक फाइनेंस के मैनेजर को हायर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, पैसा छापने के लिए, कि वो पैसे को हमारे इस तरह से मैनेज करे कि हमारे पास और पैसा आए,
तो पहला काम क्या है, पैसा बनाना, मेक मनी। इसको हम लोग, इस पॉइंट की हेडिंग को हम मेकिंग मनी भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर आपको सेपरेट क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हैं जो हम आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्या है, आपको वेल्थ को ग्रो करना है, कंपनी की वैल्यू बढ़ानी है मार्केट में। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर भी आपको सेपरेट क्वेश्चन मिलेगा आगे, ठीक है। तो कंपनी की वेल्थ को आप कैसे बढ़ा सकते हो, कंपनी के, जैसे कि अगर आप एक स्मार्ट डिसीजन लोगे, ठीक है, कि पैसे आपको कहाँ इन्वेस्ट करने हैं जो फ्यूचर में, अगर तो मैं अपने पैसे बैंक में रखूँगी तो वो पड़े पड़े ग्रो नहीं होंगे, पर अगर मैं उनको इन्वेस्ट कर दूँगी मेरे पैसों की एक वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, अगर आपको पता चले तो। क्योंकि अगर हम कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना तो उनमें कंपाउंडिंग होती है। अगर हमने एक अपना तरीका बना लिया कि मैं मंथली इतने पैसे इन्वेस्ट करूँगा ही करूँगा, तो वो कहीं ना कहीं 10 सालों के बाद वो पैसा कंपाउंड होके ना एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगा, जो हमने कभी सोचा भी नहीं कि हमारे बैंक अकाउंट में अवेलेबल होगा, बट वो कंपाउंड होगी एक ऐसा अमाउंट भर जाएगा, जैसे 1 CR के नियर। तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आपको अपनी कंपनी की वेल्थ को ग्रो करना है। थर्ड, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, अब आप मैनेजर हो तो आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप कंपनी के रिस्क को मैनेज करेंगे, मैनेज करके चलेंगे कि कंपनी ज़्यादा रिस्क ना ले, भाई पुट्ठे सीधे पंगों में हाथ ना डाले वरना कंपनी लॉस ले सकती है। तो आपको रिस्क को मैनेज करके चलना है, फाइनेंस मैनेजर होने के नाते ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैनेजर ने देखना है कि कंपनी में कैश स्मूथली फ्लो करता रहे, जब भी किसी प्रोजेक्ट में पैसों की ज़रूरत हो कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल हो, या अगर नहीं है तो कंपनी कहाँ से उसको रेज़ करेगी, कहाँ से पैसों को बोरो करेगी, सब कुछ कौन देखेगा, आप देखोगे, क्योंकि आप फाइनेंस मैनेजर हो, ठीक है। फिफ्थ, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैसे प्लानिंग करेंगे, हम लोग क्या करेंगे उसके अंदर, हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेंगे कि फ्यूचर में कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें कि पैसा से पैसा इतना आए कि कंपनी मतलब हजम ना कर पाए। तो प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, ये हमारे कुछ 5 ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने किए। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन डन हो चुका है। चलें अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बहुत ईजी क्वेश्चन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट इस क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं अपना रिव्यू दूँ, बहुत बेकार सिस्टम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सफ़र फ्रॉम, अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे सफ़र करता है कुछ लिमिटेशन से। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बाकायदा हैं, पर उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की वजह से कहीं ना कहीं उसको कुछ हानियाँ, नुकसान भी होते हैं। एबिक्विटी इग्नोर कर देता है वे रिस्क को, या जो प्राइस लेवल में चेंज आता है उसको इग्नोर कर देता है। इसके आंसर से आपको ये क्वेश्चन और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, पहले देखिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊँ, मैंने आपको सिर्फ क्या बोला, एक वर्ड बोल रही हूँ, पैसा 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 पैसा, बस, और कुछ नहीं चाहिए। चाहे कहीं से मर्जी ढूंढ के लाओ, सिर्फ पैसा, दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेक मनी, मेरे पास कोई प्लान नहीं है कैसे पैसा बनेगा, बट सिर्फ पैसा ही बने, दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम कुछ और चीज़ों को मतलब देखेंगे नहीं, बाकी फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान कहाँ होगा कि मैंने पैसा छापना है, दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इससे इजी वर्डिंग में मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इजी लैंग्वेज में मीन्स ट्राइंग टू मेक एज मच एज मनी पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके भाई छाप लो पैसा, हर्षद मेहता बन जाओ, ठीक है। इट्स लाइक कि आप अपने पिगी बैंक को फुल करने की कोशिश कर रहे हो। पिगी बैंक तो छोटे होते हो करता था, आज के टाइम पे तो हमारी डिमांड्स हैं करोड़ों हों हमारे अकाउंट पे, है ना। तो वैसे तो कंपनीज फोकस करती हैं इस गोल के ऊपर कि वो इंश्योर करें कि उनके पास इनफ पैसे हों कि ग्रो करें, ताकि वो अपने पैसों से अपने बिल्स को पे कर पाएँ, ओनर को खुश रख पाएँ। सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कंपनी का हमेशा मेन फोकस पता क्या होता है कि उसने सिर्फ पैसे अपने अकाउंट में होने चाहिए ताकि वो सभी बिल्स वगैरह पे कर पाए, उसका मालिक खुश हो। पर क्या ये ज़रूरी है या क्या ये सही है सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करना कि पैसा कहाँ से बने, बाकी चीज़ें आप देख ही नहीं रहे। इट्स नॉट द ओनली थिंग द मैटर, सिर्फ पैसा ही तो नहीं ना मैटर करता। कंपनी में, मार्केट में आपकी कंपनी की रेपुटेशन क्या है, आप अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान कैसे रख रहे हो, ठीक है, आप इन्वायरमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये भी चीज़ें तो ज़रूरी है ना। तो वही लिखा है
जो मैं बोल रही हूँ वही लिखा है, मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता रही हूँ। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, बट उसकी वजह से क्या लिमिटेशन हो चुकी है। यानी कि अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि पैसा 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 पैसा, पर अब इसकी वजह से क्या है, क्या आपको ये सुनने में अजीब नहीं लग रहा, सिर्फ पैसा ही देख रहे हैं यार, तो ये कहीं ना कहीं इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है कि आप सिर्फ पैसा सोच, कैसा आदमी है, सिर्फ इसको पैसा ही चाहिए, बाकी चीज़ें क्यों नहीं है गौर कर रहा। तो वही पॉइंट है एम्बिग्विटी। इसका मेन गोल है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। चाहे सुनने में लिटिल बिट फिजी लग रहा है आपको, बट इट्स लाइक सेइंग जैसे मर्जी हो पैसा बनाते हैं, मेरे पास कोई प्लान नहीं है मैं क्या करूँगा, चाहे डाका डालूँ कोई, पैसा बनाएंगे भाई। सो दिस लैक ऑफ क्लैरिटी कहीं ना कहीं इसको हार्ड बना देती है कि कैसे एक्शंस लेंगे, कैसे प्रॉफिट जनरेट एक्चुअल में करेंगे, क्योंकि क्लैरिटी तो हमारे पास कोई प्लान तो है ही नहीं, पैसा आएगा कहाँ से। सो ये पूरा मेन इसका ना फोकस जो है, अगर मैं बोलूँ तो कैसे आप पैसे कमा सकते हो, जितना कमा सकते हो, जितना पॉसिबल है, सिर्फ उसके ऊपर होता है। अदर फैक्टर्स को ये इग्नोर करता है। सेकंड, इसकी लिमिटेशन जो कि ऑब्जेक्टिव थी, पर क्योंकि पैसा बना रहा है तो ये उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर ये लिमिटेशन में कब कन्वर्ट हो जाएगी, जब ये प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रिस्क को इग्नोर कर देगा। मैं आपको बोल रही हूँ, आप 1 लाख लगाइए, 2 घंटे के अंदर आपको 10 लाख मिल जाएंगे, आपने ले ली। बट मैं आपको साथ में डिस्क्लेमर भी दे रही हूँ, अगर आप 1 लाख लगाते हैं और उस शेयर का लॉस 10 लाख हो जाएगा तो वो आपका 1 लाख तो जाएगा, 9 लाख और आपके अकाउंट से कटेंगे। तो ये रिस्क को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ्टन ओवरलुक द रिस्क, जो भी है ये रिस्क को इग्नोर कर देगा। तो मैंने अपनी भाषा में समझा दिया, आप लोग लिख लीजिएगा। थर्ड, जब प्राइस लेवल चेंज होता है तो ये उसको भी इग्नोर कर देता है, मतलब सबको इग्नोर ही कर रहा है, सिर्फ पैसे को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इसका पैसा कमाने वाला ऑब्जेक्टिव है, कहीं ना कहीं वही इसके लिमिटेशंस या कारण हो सकता है एक्चुअल में यही इसकी लिमिटेशंस का कारण है। तो आप इसके अंदर बहुत गप्पे मार सकते हो, जैसे मैंने समझाया, आई होप आप लिख पाएंगे। थर्ड, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे यू कैन ग्रो योर कंपनी। सो अब आपको यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मीनिंग बताना है, एक्सप्लेन करना है कि कैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक सुपीरियर ऑब्जेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, धीरे धीरे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो पर जा सही रास्ते पे रहे हो, दैट इज़ वेल्थ क्रिएट। ठीक है, आप कंपनी को ग्रो, कंपनी की वैल्यू बढ़ाने पे ध्यान दे रहे हो, ना कि सिर्फ प्रॉफिट उठाने में कि यार पैसा आ रहा है ले लेते हैं चाहे कस्टमर बिगड़ जाए मेरा। नो, वेल्थ क्रिएट करो, गलत चीज़, गलत क्वालिटी, गलत क्वांटिटी कभी नहीं देनी। जब कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होगी तो कंपनी की वर्थ कम हो जाएगी, कंपनी की वैल्यू नीचे गिर जाएगी। तो आपको यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, प्लेइंग अ लॉन्ग टर्म गेम। आप लंबे समय के खिलाड़ी बन के रहना चाहते हो या सिर्फ सीजनल फ्रूट की तरह सीज़न में आए और फिर झड़ गए। नो, लंबे समय की गेम खेलनी है। सो इट्स अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट ओनली मेक मनी बट ऑल्सो इंक्रीज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कंपनी ओवरऑल टाइम, कि आपको धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा कंपनी की वैल्यू बढ़नी चाहिए। ये नहीं है कि टाइम बीत रहा है और कंपनी की रेपुटेशन खड्डे में जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है बहुत अच्छी कि इमेजिन करो कि आपके पास एक मैजिक मनी ट्री है जिस पे पैसा आता है, ठीक है, मनी ट्री। अब उसके ऊपर जैसे ही आपने उस पौधे को लगाया या पेड़ को लगाया, ठीक है, जो भी है, सो उसके ऊपर जैसे ही कोई भी प्रॉफिट आया आपने उसको पिक कर या उठा लिया, तो क्या ये सही है? पहला काम, जब भी हम किसी को पेड़ को लगाते हैं, जैसे एग्जांपल पैसों वाला पेड़ ना लो, मैंगोज़ का ट्री है, ठीक है, अब उसमें जब फ्रूट्स आने शुरू होते हैं तो जब वो आते हैं, क्या वो आते ही प्रॉफिट जो है, फ्रूट्स कच्चे आते हैं ना, खाने लायक नहीं होते, उसको लगे रहना देना, धीरे धीरे पकने देना, तभी वो मीठे मैंगोज़ निकल आते हैं ना। तो वो धीरे धीरे जब प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना, अगर हम उसको मतलब प्रॉफिट थोड़ा सा हुआ तो हमने लालच नहीं करना कि मैं ले लूँ, हम उसको पड़ा रहने देंगे और ग्रो होने देंगे, टाइम के साथ, फ्यूचर के साथ वो बढ़ेगा, ग्रो होगा। तो ऐसे ही, क्योंकि जब हम पेड़ को पानी दे रहे हैं, उसको उसके मतलब जो भी वो जनरेट करा हम फटाफट खींच नहीं रहे हैं, उसको वापस वहीं पे लगा रहने दे रहे हैं कि तो आराम से अपना पूरा समय लेके, मतलब एक ऐसा पेड़ जब वो बन जाएगा तो वो हर सीज़न
आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा, आपकी वेल्थ क्रिएट करेगा, ठीक है ना। सो दैट्स नाउ वाई वेल्थ मैक्सिमाइज। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्यों वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बेटर है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या करती है, पैसा 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 पैसा। तो वेल्थ क्या करती है, वेल्थ आपका एक लॉन्ग टर्म का रोटी कपड़ा मकान का साधन बना देती है। तो वेल्थ अच्छी है कि सिर्फ आज के दिन की रोटी अच्छी है, पूरी उम्र भर की रोटी अच्छी है ना। तो पूरी उम्र भर की रोटी आपको वेल्थ ला के देगी और आज की रोटी आपको प्रॉफिट ला के देगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा अच्छा है। तो मैं तो स्पेशली खुद की तरफ से अगर बताऊं तो वेल्थ को ही प्रेफर करेंगे हम लोग। तो वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट या सुपीरियर टू प्रॉफिट। क्यों वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अच्छा है। पहले वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म का सोचता है, सिर्फ आज का नहीं सोचता। सेकंड, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिस्क को इग्नोर नहीं कंसीडर करता है कि ये रिस्क है तो मुझे बचना है, रिस्क में पंगे नहीं लेने हैं, ठीक है। आ बैल मुझे मार वाला काम नहीं करना है। और ये बैलेंस करता है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के गेन्स हैं, दोनों को ये बैलेंस करके चलता है कि ये नहीं है कि अगर शॉर्ट टर्म के गेन्स आ रहे हैं तो हम उसको बिल्कुल ही इग्नोर करी जाएँ, जबकि वो आम कोई जल्दी पक जाता है। तो अगर वो पक गया है तो उसको उतारने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको नहीं उतारेंगे तो वो लगा लगा गल जाएगा। तो उसको उतारने मतलब शॉर्ट टर्म गेन्स भी लेने हैं, ये नहीं बिल्कुल ही छोड़ दो क्योंकि वो पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे, पर लॉन्ग टर्म पे फोकस मेन रहना चाहिए। तो ये आप लोग नेक्स्ट देख सकते हो। इसका वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फोकस कहाँ होता है कि इसने कंपनी की वैल्यू क्रिएट करनी है, वैल्यू डाउन नहीं करनी, खड्डे में नहीं डालनी, ठीक है जी। अब ये था हमारा क्वेश्चन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ शुड द फाइनेंस फंक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज बी ऑर्गेनाइज। कि फाइनेंस फंक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन से फंक्शंस हैं जो फाइनेंस ऑफिसर को परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब आपको क्वेश्चंस के साथ लिखा हुआ है मैंने कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया, तो आप लोग वो देखते रहिएगा, ठीक है। अब पहले तो आप फाइनेंस फंक्शंस को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसको पहले पॉइंट में ऑर्गेनाइज करने के दो तरीके हैं, सेंट्रलाइज्ड वे और डिसेंट्रलाइज्ड। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, देखिए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। इसका पहले फंक्शन में 2 पॉइंट्स होते हैं। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सभी फाइनेंशियल टास्क सिर्फ एक डिपार्टमेंट के थ्रू मैनेज किए जाते हैं या एक टीम के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। और इट कुड बी डिसेंट्रलाइज। और अगर डिसेंट्रलाइज है तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्प्रेड आउट हो जाएगी सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में, ठीक है। अगर हमारा जो हमने ऑर्गेनाइज किया है वो सेंट्रलाइज है तो वहाँ पे सिर्फ एक टीम या एक डिपार्टमेंट उसके ऊपर वर्क करेगा। बट इफ इट इज़ डिसेंट्रलाइज तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो स्प्रेड आउट हो जाएंगी सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे। पहली इसकी ऑर्गेनाइज फंक्शंस है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फाइनेंस फंक्शन, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेकंड, रिपोर्टिंग फंक्शन। द फाइनेंस डिपार्टमेंट माइट रिपोर्ट डायरेक्टली, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, जैसे कि CEO या अनदर डिपार्टमेंट का पार्ट हो सकते हैं लाइक ऑपरेशंस या एडमिनिस्ट्रेटिव, टॉप लेवल के साथ डील करता है। द स्ट्रक्चर जो वो बनाता है रिपोर्टिंग का वो डिपेंड करता है साइज या कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकंड, उसने रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया। थर्ड, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि उसके फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन है। सो विद इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट द माइट बी स्पेशलाइज टीम, यहाँ पे एक स्पेशलाइज उसको टीम दी जाती है और उनके रोल्स होते हैं जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंस प्लानिंग, एनालिसिस, ट्रेजरी, इंटरनल ऑडिट, सब कुछ वो लोग करते हैं। सो दीज टीम वर्क टुगेदर, ये टीम्स एक साथ काम करती हैं टू हैंडल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग फाइनेंस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस। एक फाइनेंशियल ऑफिसर के क्या क्या फंक्शंस हैं। अब ये पॉइंट हमने ऊपर भी किया था कि आप अगर फाइनेंस एक मैनेजर हो जैसे, ठीक है, फाइनेंशियल ऑफिसर हो तो आपके क्या क्या ड्यूटीज़ बनती हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करोगे, सेम वही पॉइंट्स है। रिस्क को मैनेज करोगे कि कंपनी में क्या रिस्क है, कैपिटल को मैनेज करोगे कि जब भी डिसाइड हो ज़रूरत हो कैपिटल अवेलेबल हो। फिफ्थ क्या है, कंप्लायंसेस, ध्यान रखोगे कि कंपनी फाइनेंस के जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करे, अप टू अपडेट रहे, ये ना हो कि पुराने रूल्स को फॉलो अप कर रही है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आता है,
2022 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। मॉडर्न फाइनेंस फंक्शंस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंस फंक्शंस, कि मॉडर्न फाइनेंस फंक्शंस जो हैं वो कैसे डिफरेंट हैं ट्रेडिशनल फाइनेंस फंक्शन से। सो मॉडर्न बहुत ईजिली इसमें बताया हुआ है। देखिए आपको पहले स्कोप है, जैसे कि तो ट्रेडिशनल में क्या होता था, बिफोर फाइनेंस मोस्टली फोकस, जो पहले वाले फाइनेंस होते थे उनका मोस्टली फोकस कहाँ होता था, बेसिक टास्क, जैसे कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाने हैं, रिपोर्ट को फाइनेंस करना है, बेसिक बजटिंग करनी है। जो ट्रेडिशनल वाले मतलब होते थे ना फाइनेंस, उनका मेन यही फोकस होता था। पर जो मॉडर्न वाले हैं, नाउ फाइनेंस डज मोर देन जस्ट क्रंच नंबर्स। आज के टाइम पे फाइनेंस सिर्फ यही नहीं हो गया कि सिर्फ आपको रिकॉर्ड्स बनाने, बहुत कुछ क्रिएटिव चीज़ें आ चुकी हैं। आप लोग आज के टाइम में स्ट्रेटेजीज बनाते हो, रिस्क को मैनेज करते हो, एडवाइजेज देते हो बड़े बड़े डिसीजंस के लिए। पहले क्या होता था, फाइनेंस का मतलब सिर्फ आपने एंट्रियाँ डालनी है और फाइनेंस हो गया भाई, ठीक है। बट आज के टाइम में वो चेंजेस आ चुके हैं। तो ये ना सारी एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत लगी लेंथ इंक्रीज करने के लिए। सेकंड, आज के टाइम में और पहले के टाइम में फाइनेंस फंक्शन को मेंटेन करने के लिए टेक जो होता था, टेक्नोलॉजी, उसमें क्या अपग्रेड आया है। पहले क्या होता था, पेपर वर्क होता था, मैनुअल कैलकुलेशंस होती थी। आज के टाइम पे क्या हो चुका है, कंप्यूटर्स आ चुके हैं, एआई आ चुका है, डाटा एनालिसिस हो चुके हैं, आप कर सकते हो टूल्स का यूज़, ठीक है। स्ट्रेटजी थिंकिंग, पहले क्या होता था, आपको बैकग्राउंड में जाके मतलब थिंकिंग सोचना पड़ता था कि स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, स्ट्रेटजी उसी अकॉर्डिंग आप अकॉर्डिंग टू नंबर्स, जो भी उनका बैकग्राउंड डाटा होता था उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते थे, प्लान करते थे। बट मॉडर्न वे में जो स्ट्रेटजी है, द फाइनेंस फोक जो है सिट एट द टेबल विद द बिग विंस, हेल्प करता है प्लान। जैसे मॉडर्न फाइनेंस फंक्शन एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, उनको एनालिसिस करके देता है, रिकमेंडेशन देता है, स्ट्रेटजी सपोर्ट, मतलब कितना कुछ करता है कंपनी की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट, टीम प्लेयर। तो पहले में फाइनेंस फंक्शन में टीम कैसे वर्क करती थी कि जो फाइनेंस वाला बंदा है ना भाई, उसने कंपनी के किसी और बंदे से बात ही नहीं करनी, वो अपना सिर्फ टॉप मैनेजमेंट सीधा मतलब मालिक के साथ बात करता था और सीधा फाइनेंस का काम करता था। बट आज के टाइम में फाइनेंस टीम एक दूसरे के साथ मिल के काम करती है। सभी डिपार्टमेंट्स को तभी वो अच्छे से मैनेज कर पाती है, उनके फंक्शंस को मेंटेन कर पाती है जब वो मिल के काम करती है। तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल में फ़र्क आ चुका है। बीइंग क्विक एंड निम्बल, पहले अगर हमें कोई फाइनेंस को कहीं भी मतलब उसकी डाटा को निकालना है, प्रोसेस कितना स्लो होता था। हमारा जो कंप्यूटर होता था वो 19वीं सदी का, वो बफर ही करता रहता था। तो कुछ स्लोली या कुछ उनके उधर तब रूल्स बहुत ज़्यादा होते थे। बट इन अ मॉडर्न, आज के टाइम पे फास्ट भी है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, फ्लेक्सिबल भी है, क्विकली चेंज भी हो जाता है जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है। फास्ट पेस्ड बिजनेस वर्ल्ड है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा अब इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में आता है, एन्युटी क्या है, एक्सप्लेन करो। हाउ कैन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी भी वैल्यू, की कैसे फ्यूचर वैल्यू जो है एन्युटी की उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। एन्युटी क्या होती है, आप एक स्पेशल सेविंग कर रहे हो, स्पेशल सेविंग प्लान करो। जैसे छोटे होते हमें पैसे मिलते होते थे, हम थोड़े थोड़े पीछे डालते थे ना, सेम वैसे ही एन्युटी होती है। आप एक स्पेशल सेविंग करते हो, ठीक है। आप सोचते हो कि मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने पैसे पीछे डालूंगा ताकि वो फ्यूचर में मेरे काम आ पाए। सो इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, पहले तो आप रेगुलरली पीछे पैसे डालोगे, थोड़े थोड़े सेविंग्स करोगे। सेकंड, आपको उन पेमेंट पैसे, जैसे आज के टाइम पे जो है ना पैसे पिगी बैंक्स में नहीं, मोस्टली लोग बैंक में डालते हैं, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट भी आता है कि क्या इंटरेस्ट रेट आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। थर्डली, आप कितने टाइम के लिए यानी कि कितने सालों के लिए कंटिन्यूसली पैसे पीछे डालोगे। उसके बाद आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है जिसकी हेल्प से आप लोग एन्युटी को कैलकुलेट कर सकते हो। सो आपको सिंपल क्या करना है कि आपका जो भी पेमेंट का अमाउंट है, जो भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ और कितने टाइम के लिए आपने एन्युटी की, आप उसको उस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपकी एन्युटी निकल आएगी। उसके बाद आप इसमें कंपाउंडिंग को कंसीडर करोगे, यानी कि अगर आप लोगों ने बहुत सारे ने सुना हो शायद कि कंपाउंडिंग क्या होती है। आज के टाइम में जो मेन कंपाउंडिंग चल रही है, लोग ना एसआईपी में पैसा लगाते हैं मंथ के बेसिस पे, कि पैसा मंथली आपने पैसे लगाने हैं एसआईपी में, और हर मंथ जैसे आज मैंने 1000 लगाया, अब 1000 पे मुझे 7% इंटरेस्ट लगाया, कुछ भी जैसे भी 70 रुपीज़ आया, कुछ भी आया, ठीक है। तो 1000 + 70, नेक्स्ट मंथ मैंने 1000 और ऐड किए, 2070 के ऊपर वो इंटरेस्ट लगा।
फिर जब मैंने अगली बार इन्वेस्ट करने हैं 1000 रुपीज़, तब उन 2070 के ऊपर और इंटरेस्ट लग चुका होगा, तो वो इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा साथ में। तो जब 3000 मैंने कर दिए, फिर उसमें और इंटरेस्ट, उनका भी जो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप आज शुरू करते हैं ना, तो आपको अगले 10 से 20 साल के अंदर करोड़पति बना देगी। अगर आप एक छोटी सी अमाउंट से आज शुरू करते, चाहे 100 रुपये से करें, तो कम से कम 20 साल में आपके अकाउंट में 1 करोड़ कंपाउंडिंग अमाउंट बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपकी कम होगी, आपने पैसे कम डाले होंगे, बट वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ऊपर से वो इंटरेस्ट है, उसके ऊपर और इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ, फिर उसके ऊपर और इंटरेस्ट। आपको पैसे निकालने नहीं है, सिर्फ उसी के ऊपर और पैसे लगते जाएंगे। आपने मंथली 100 का नोट ऐड किया, ठीक है, वो कंपाउंड होता जाएगा। बी पेशेंट, और इसके लिए मैंने बताया कि 10 से 20 साल का समय लगेगा, तो पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे यूनिट 2 की। यूनिट 2 का क्वेश्चन ना एक जो कैपिटल बजटिंग चैप्टर है आपका, शायद उसमें से आ रहा है, बार क्वेश्चन आ रहा है और डिफरेंट चीज़ करके आ रहा है। पहले तो देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्राइटेरियन फॉर जजिंग द वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल बजटिंग। की क्या क्राइटेरियन है कि अगर हमने हमारी इन्वेस्टमेंट की वर्थ को चेक करना है इन कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स में, बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और इसकी व्हाट इज इट्स वैल्यू जब हमारा नॉन प्रॉफिट वैल्यू जो है वो 0 हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ऑल्सो इंडिकेट करना है कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन 2023 का है, एग्जाम में आया है, तो कितना गंदा क्वेश्चन है, आपको देख के समझ नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या लिखना है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले तो भाई कैपिटल बजटिंग क्या होती है। कैपिटल बजटिंग में कंपनीज डिसाइड करती हैं कि उन्हें किस प्रोजेक्ट में अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं जहां से उनको इक्वल वर्थ मिले। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, इज वन वे टू जज द वर्थ, कि उस इन्वेस्टमेंट की वर्थ कितनी है। कैपिटल बजटिंग में आप कंपनीज डिसाइड करती हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, किस प्रोजेक्ट में करनी है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बताता है कि आपको उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट जो होगा वो आपके लिए गए रिस्क के अकॉर्डिंग वर्थ इट है या नहीं है। तो ये कंपेयर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम अ प्रोजेक्ट से। तो इसकी क्राइटेरियंस क्या है कि अगर हमने जो इन्वेस्टमेंट की वर्थ है उसको चेक करना है, जज करना है, तो क्या क्राइटेरिया है। द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमें बताती है इसकी क्या क्राइटेरिया है। देखिए नीचे लिखा है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, अगर तो हमारा प्रोबेबिलिटी इंडेक्स जो है वो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब है जो प्रोजेक्ट की रिटर्न आएगी वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा आएगी, तो हम उसको क्या मानेंगे कि एक हमारी एक गुड इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड, अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एग्जैक्टली 1 है, 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू इस कॉस्ट आएगी, कि इसके कॉस्ट के बराबर ही आएगी, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। थर्ड, अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम आता है, तो इसका मतलब है जो प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना वो कम आएगी इसकी कॉस्ट से, जितने हम पैसे लगा रहे हैं ना उसमें हमें लॉस होने वाला है, सो ये इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विद एनपीवी। सो नाउ लेट्स लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जब हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 0 होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी 1। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 0 है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, मतलब ब्रेक इवन सिचुएशन है, हमारी रिटर्न इक्वल्स टू इट्स कॉस्ट होगी या उससे ठीक होगी, ठीक है। पर जब हमारा एनपीवी नेगेटिव है उसका मतलब हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी 1 से कम जाएगा। जब वो 0 है, मतलब 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 से 1 कट हो गया, वो 0 है, तो पहले वाला जब एनपीवी 0, दैट मीन ब्रेक इवन सिचुएशन, इक्वल चांसेस। सेकेंड, जब वो नेगेटिव है यानी कि कम है 1 से, तब वो अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाएगी। और थर्ड, व्हेन एनपीवी इज पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट की जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगी वो इसकी कॉस्ट से ज़्यादा होगी, सो वो एक गुड इन्वेस्टमेंट है। अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। इफ़ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब प्रोजेक्ट की रिटर्न हायर है देन व्हाट द कंपनी हैज़ टू पे टू गेट, सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आईआर फिर से वही चीज़ देखिए लिखी हुई है कि अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, उसकी कॉस्ट इक्वल है या उसकी कॉस्ट लेस है, सो इजी टर्म्स में कंपैरिजन भी इसका यही है, इसका रिलेशनशिप के अंदर भी यही लिखा हुआ है। व्हेन एनपीवी इज ज़ीरो, व्हेन एनपीवी यही आगे एक्सप्लेन है, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी चैप्टर का है, कैपिटल बजटिंग का। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल बजटिंग क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मेथड्स बताने हैं कैपिटल बजटिंग के जो कन्फ्लिक्ट, जिनके रिजल्ट्स जो है कन्फ्लिक्ट करते हैं सर्टन सिचुएशंस के ऊपर। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या हेल्प करती है, ये हमारी हेल्प करती है कि हम फिगर आउट कर पाएँ कि अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे हमारा जो रिटर्न आएगी वो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, और यहाँ हमें सिर्फ कॉस्ट ही मिलेगी। हमें ऊपर अभी देखा ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव, पॉजिटिव या ज़ीरो, इक्वल टू 1, तो वो सब कुछ यहाँ पे लिखा है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें बताता है, टेल अस द रेट एट विच द रिपोर्ट एनपीवी इक्वल्स ज़ीरो। अदर्स वर्ड में बताएं तो जो रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट, ये हमें आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बताएगा कि इतनी % चांसेस हैं कि तुम्हें कुछ रिटर्न में मिलेगा, इतनी रिटर्न होगी। अगर हमारा आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हम उस इन्वेस्टमेंट को अच्छा, गुड कंसीडर करेंगे। अब इन दोनों में कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है। इमेजिन अ कंपनी के पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। अब वो किसको चूज़ करें, जैसे कि प्रोजेक्ट जो ए है उसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो हायर है, यानी कि वो रिटर्न अच्छा देगी, मीनिंग इट विल मेक मोर मनी। और जो प्रोजेक्ट बी है उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, एक है नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू अच्छी है, सेकंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा आएगा, तो दोनों ही ऑप्शंस अब तो अच्छे हैं। इन दिस केस नेट प्रॉफिट वैल्यू कह रही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कह रही है से गो विद द प्रोजेक्ट ए, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या कह रही है कि ए के साथ जाओ, मोर प्रॉफिट बनाओ, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या कह रही है कि फॉर अ बेटर रेट ऑफ रिटर्न आप प्रोजेक्ट बी के साथ जाओ। तो ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, दोनों में कन्फ्लिक्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं दोनों के। तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होते हैं। डिफरेंट कैश फ्लो के पैटर्न, जैसे कि यहाँ पे भी फिर से 2 प्रोजेक्ट की एग्जांपल है। प्रोजेक्ट एक्स के पास स्टेडी कैश फ्लो है ओवर टाइम, जहाँ पे प्रोजेक्ट वाई के पास इर्रेगुलर कैश फ्लो है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू वर्क करती है दोनों टाइप्स के ऊपर, बट जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उसको स्ट्रगल आएगा प्रोजेक्ट के बीच साथ, बिकॉज ये अज्यूम करता है कि सभी जो कैश फ्लोज है ना वो री इन्वेस्टेड हैं एट द सेम रेट, तो जो कि रियलिस्टिक नहीं है, जिसकी वजह से अगेन दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है। स्केल ऑफ प्रोजेक्ट, समटाइम्स आपको अपने एक, जैसे यू माइट हैव अ बिग प्रोजेक्ट या एक स्मॉल प्रोजेक्ट होता है, आप प्रोजेक्ट को स्केल करना चाहते हो, तो स्मॉल प्रोजेक्ट माइट हैव अ हायर आईआरआर, क्योंकि ये आपको पे बैक क्विकर करेगा। इवन थ्रू अ बिग प्रोजेक्ट माइट मेक मोर मनी ओवरऑल। अब जो बिग प्रोजेक्ट है उससे आपको एनपीवी अच्छा मिल रहा है, जो स्मॉल प्रोजेक्ट है उससे आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिल रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन विच मेजर्स यू फोकस हो, तो यहाँ पे भी एक डिफरेंट डिसीजन आपका क्रिएट होगा कि आप स्मॉल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या बिग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। फोर्थ, कहाँ पे आपका जो मिसकंसेप्शन होता है, री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन। आईआरआर जो है वो अज्यूम करता है कि जो भी कैश जनरेट हुई है प्रोजेक्ट के थ्रू, आईआरआर अज्यूम दैट एनी कैश जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट वो री इन्वेस्टेड है एट द सेम रेट, किसको री इन्वेस्ट कर देंगे, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। अगर हमने कुछ भी जनरेट किया तो हम उसको री इन्वेस्ट मोस्टली तो नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ प्रोजेक्ट विद द हाई आरआरआर बट यू कांट फाइंड अदर इन्वेस्टमेंट विद द सेम रिटर्न, तो आपको और कोई, अब जैसे अगर मैंने उससे प्रॉफिट बना भी लिया, उसके बाद अगर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा और कुछ ऐसा है ही नहीं जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ, तो मैं ऐसे बेवजह तो इन्वेस्ट करूँगी नहीं, तो जो एक्चुअल रिटर्न माइट बी लोअर
अफेक्टिंग द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि कन्फ्लिक्ट कैसे होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बीच में। तो यहाँ पे कंक्लूजन लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज इक्विवेलेंट अप्रोच ऑफ कैपिटल बजटिंग की क्या इक्विवेलेंट अप्रोच है कैपिटल बजटिंग की, इसका प्रोसेस क्या है, आपको इसकी अप्रोचेस बतानी है हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स के थ्रू। 2021 में क्वेश्चन आया इक्विवेलेंट अप्रोच क्या होती है कैपिटल बजटिंग। इक्विवेलेंट अप्रोच ऑफ कैपिटल बजटिंग इज अ मेथड जो यूज़ होता है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए जिनके डिफरेंट कैश फ्लो पैटर्न होते हैं। अब आपकी एक कंपनी है, आपने कैश फ्लो बनाया बट आपने डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स या मेथड्स का यूज़ करके वो पैटर्न बनाया और मैंने दूसरे से, तो वहाँ पे इक्विवेलेंट अप्रोच काम आएगी उन दोनों कैश फ्लो को कंपेयर करने में। आई होप इट्स क्लियर। सो वन सच अप्रोच यही इक्विवेलेंट अप्रोच है जो आपकी मदद करेगी अगर डिफरेंट जो है कैश फ्लोज है। सो प्रोसेस क्या है इसका, ठीक है, पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि कैश फ्लोज क्या है। स्टार्ट बाय आइडेंटिफाई द कैश फ्लो कि ईच प्रोजेक्ट का कैश फ्लो क्या है, क्या इनफ्लोज है, क्या आउटफ्लोज है। सेकंड, आप रिस्क को असेस करोगे, इवेल्युएट करोगे कि ईच प्रोजेक्ट के कैश फ्लो के अंदर क्या रिस्क एसोसिएटेड है। जो भी प्रोजेक्ट्स अनसर्टेन कैश फ्लोज के साथ हैं सच एज टूज इन्फ्लुएंस बाय मार्केट कंडीशन या जैसे भी, ठीक है, तो आप उनका रिस्क असेस करोगे। थर्ड, आप डिटरमाइन करोगे इक्विवेलेंट फैक्टर्स को कुछ, जैसे कि कैलकुलेट सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर फॉर ईच प्रोजेक्ट कैश फ्लो। आप उसका इक्विवेलेंट फैक्टर चेक देखोगे कि क्या सही है। CFF रिप्रेजेंट करेगा कि परसेंटेज ऑफ सर्टेन कैश फ्लो इक्विवेलेंट टू अनसर्टेन, जो सर्टेन कैश फ्लो है, जो सर्टेन यानी कि एक कैश फ्लो है जिसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट का यूज़ किया, प्रॉपर सही फॉर्मेट यूज़ किया, वो है सर्टेन। एक है अनसर्टेन जिसने फॉर्मेट गलत चूज़ कर लिया, तो वो अनसर्टेन है, ठीक है। तो ये कैसे एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है, आपको वो डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन सर्टेनिटी ऑफ इक्विवेलेंट फैक्टर। अब आप एडजस्ट करोगे कैश फ्लोज को, मल्टीप्लाई ईच अनसर्टेन कैश फ्लो बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग। आप ईच अनसर्टेन कैश फ्लो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग के साथ मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपको इक्विवेलेंट सर्टेन, अनसर्टेन से आप सर्टेन पे शिफ्ट हो जाओ, अनसर्टेन से आप सर्टेन कैश फ्लो पे शिफ्ट हो जाओगे जब आप उसको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सो ये एडजस्टमेंट कैश फ्लो को कंपेरेबल बना देगी जिससे आप उसको ईजिली कंपेयर कर पाओगे। देन आप उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। जैसे आपने ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, अगर वो 0 से कम है या 1 से ज़्यादा है या 1 के बराबर है तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटिंग बाय डिस्काउंट द एडजस्टेड कैश फ्लो एट द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे उसका मेथड बताया कि आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। देन आप उसको कंपेयर करोगे, कंपेयर द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन विच वन ऑफर द हाईएस्ट वैल्यू, कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको हाईएस्ट वैल्यू ऑफर कर रहा है, तो आप उसी बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करोगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दी हुई है, प्रोजेक्ट एक आपके पास अल्फा है, एक आपके पास प्रोजेक्ट बीटा है। अब मुझे एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है 1 लाख की, पर मेरे कैश फ्लोज जो है ना वो अनसर्टेन है। मैंने सोच लिया कि मैंने 1 लाख कहीं इन्वेस्ट करना है, पर मैंने कुछ बनाया नहीं है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, नो, ठीक है। मैं तुक्का मुक्का बता रहा हूँ कि पहले मैं 30,000 इन्वेस्ट कर दूंगा, दूसरे में 40 या 50 ऐसे, ठीक है। तो अनसर्टेन कैश फ्लो है। पर प्रोजेक्ट जो बीटा है वो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख की करना चाहता है, पर उसने एक सर्टेन कैश फॉर्मेट, एक सर्टेन कैश फ्लो बता दिया कि मैं हर साल 40,000 इन्वेस्ट करूँगा 3 सालों के लिए। उसने एक जो सर्टेन है वो एक सर्टेन अमाउंट बता देगा कि ये सर्टेन है मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा। बट अनसर्टेन हमें नहीं पता, हमारे पास जितने अवेलेबल होंगे हम उतने इन्वेस्ट कर देंगे। बट अनसर्टेन में क्या है कि हमें नहीं पता हमारे पास कितने अवेलेबल होंगे, बट हम इन्वेस्ट कर देंगे। सो कैलकुलेट सर्टेनिटी ऑफ इक्विवेलेंट फैक्टर्स। अब प्रोजेक्ट बीटा का जो कैश फ्लो है वो तो ऑलरेडी सर्टेन है, तो इसमें जो CEF है वो इसका जो कैलकुलेट सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर है वो 1 है हर साल के लिए, कि वो हर साल सेम इन्वेस्टमेंट करेगा 40,000 की। और जो प्रोजेक्ट अल्फा है वो कह रहा है पहले मैं 30 फिर 40 फिर 50 ऐसे इन्वेस्ट करूँगा, तो रिफ्लेक्टिंग करेगी ना उसकी अनसर्टेनिटी है। अब आपको इसके कैश फ्लो को एडजस्ट करना है। पहले जो प्रोजेक्ट अल्फा है उसका जो कैश फ्लो है 30,000, 40,000, 50,000, उसको आप एडजस्ट करोगे।
प्रोजेक्ट बीटा का कैश फ्लो तो अनचेंज है क्योंकि उसने ऑलरेडी सर्टेन चूज़ किया। अब आप इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। जब आपने इन दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जब आप उन दोनों को कंपेयर करोगे, जो भी आपको अच्छा लगेगा, जो भी आपको हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है, आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। सेम चीज़ रिपीट लिखी हुई है बट डिफरेंट मैनर में, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग का, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या रेफरेंस है इन कैपिटल बजटिंग एंड इन कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग डिसीजन। तो आपको ये बताना है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर देखिए, रेलेवेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन कैपिटल बजटिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। क्या रेलेवेंस है, पहले तो जैसे कि कैपिटल बजटिंग में, पहले तो कैपिटल बजटिंग क्या होती है। इमेजिन आपने डिसाइड किया कि आपको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ सेविंग्स करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। बिजनेसेस कुछ ऐसा ही सिमिलर करते हैं जब उनको कोई प्रोजेक्ट चूज़ करना होता है कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो वाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ इम्पॉर्टेंट इन कैपिटल बजटिंग, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग में हेल्प करती है उनको इन्वेस्टमेंट वेएबिलिटी को डिटरमाइन करने में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करती है बिजनेसेस को फिगर आउट करने में कि प्रोजेक्ट की वर्थ के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट करें, जहाँ से उनको वर्थ के अकॉर्डिंग अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो पाए, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग में उनको प्रोजेक्ट को कंपेयर करके बताती है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा है। एग्जाम्पल, लेट्स से कंपनी वांट एक अच्छी खासी नई कंपनी, न्यू फैक्ट्री बिल्ड करना चाहती है, तो वो पहले कॉस्ट ऑफ रेजिंग मनी फॉर द प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द फैक्ट्री जो है लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, जैसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, तो अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम आएगी तो ये प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नहीं है, तो आपको इसके साथ आगे नहीं बढ़ना। ये तो था कैपिटल बजटिंग में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या रेलेवेंस है। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या रेलेवेंस है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जस्ट लाइक यू माइट हैव अ मिक्स ऑफ सेविंग अकाउंट, आपके पास एक मिक्स ऑफ सेविंग अकाउंट्स का मिक्सचर है, इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां आप लोन्स, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस डिसाइड करते हो कि आपको अपने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आप बोरो कर रहे हो, ठीक है। तो सब कुछ है, तो ये आपका एक कैपिटल का स्ट्रक्चर है जो आपने बना के रखा हुआ है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कैसे, आपके कितने सेविंग अकाउंट है, कहाँ से लोन, सब कुछ। इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे रेलेवेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे रेलेवेंट है, ये आपको राइट मिक्स फाइंड आउट करके देगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि कौन सा मिक्सचर बेटर है, कौन से डेट और इक्विटी को आप अच्छे से फाइनेंस करके मिक्सचर एक ले सकते हो। इसका मेन एम होता है कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज करे और जो प्रॉफिट्स हैं उसको मैक्सिमाइज करे। सेकंड, ये आपके रिस्क को असेस करेगी। कंपनीज कंसीडर द रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस। सो डेट जो है वो चीपर बट कम विद ऑब्लिगेशंस, यानी कि उसमें कुछ रूल्स होंगे लाइक इंटरेस्ट पेमेंट एक्सेट्रा। सो इक्विटी माइट बी कॉस्टलियर बट लेस रिस्की। इक्विटी जो है वो कॉस्टली होती है पर रिस्की कम होती है लॉन्ग टर्म के लिए। सो एग्जांपल इसमें भी देखो, एक कंपनी है वो अनाउंस कर रही है कि उसको पैसे बोरो करने चाहिए या एक नए शेयर्स इशू कर देने चाहिए क्योंकि उसको फंड्स चाहिए। तो या तो वो पैसे बोरो कर सकती है या नए जो शेयर्स हैं उनको इशू कर सकती है। सो उन्होंने इस चीज़ के कॉस्ट को कंसीडर किया दोनों ऑप्शंस की और चूज़ किया कि कौन सा ऑप्शन उनको सस्ता पड़ेगा, किसमें उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम लगेगी। तो इन शॉर्ट में यहाँ पे अब कंक्लूजन दे रखा है क्वेश्चन का, तो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटेन्ड अर्निंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल, गिव योर कमेंट्स अलॉन्ग विद कंप्लीट जस्टिफिकेशन। तो ये आपके अर्निंग्स बतानी है। अब पहले तो रिटेन्ड अर्निंग्स होती क्या है भाई, रिटेन्ड अर्निंग्स होती क्या है, अब आपको मैं इजीली समझाऊं। एक कंपनी है, उसने 10 लाख प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है। अब एक कंपनी ने 10 लाख प्रॉफिट जनरेट किया, कंपनी बोली कि मैं अपनी प्रॉफिट का 60% एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। उन 10 लाख में से उसने 6 लाख अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बचे 4 लाख। वो है रिटेन अर्निंग जो कंपनी ने प्रॉफिट में से अपने पास रखी, दैट इज़ रिटेन अर्निंग, जिसको उसने एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अगर तो वो शेयर होल्डर्स को उस अर्निंग को दे देती तो शेयर होल्डर्स उसको री इन्वेस्ट करते, दैट इज़ ठीक है, सिंपल, वो आगे और इन्वेस्ट करके पैसे जनरेट करते। बट उसने अपने पास उस मनी को होल्ड किया, रिटेन किया,
ठीक है। सो लिखा क्या है, अब पढ़ते हैं लिखा क्या हुआ है। रिटेन्ड अर्निंग्स आर द प्रॉफिट अ कंपनी की जो अपने पास रखती है आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर। आई होप इट्स क्लियर। इंस्टीड ऑफ डिस्टर्बिंग प्रॉफिट्स द कंपनी री इन्वेस्ट दैम इनटू द बिजनेस फॉर ग्रोथ। अब प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय कंपनी जो ये रिटेन्ड अर्निंग है इसको कंपनी में री इन्वेस्ट कर देती है फॉर ग्रोथ या एक्सपेंशन या अदर ज़रूरतों के लिए, ठीक है। अब इस रिटेन्ड अर्निंग को फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए क्या कमेंट्स हैं, यानी कि इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव कमेंट्स हैं, कुछ नेगेटिव। क्या क्या है, पहले तो आपको पॉजिटिविटी क्या है, अगर आप पैसे रिटेन करके अपने पास रखते हो तो इसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। आपको कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि अगर आपको कोई पैसों की ज़रूरत पड़ी समझो, तो आप उसके लिए कहीं से पैसे बोरो करते या न्यू शेयर्स को इशू करते तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता, तो आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अब आपने अपनी कंपनी के प्रॉफिट के पैसों को रिटेन कर लिया तो आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूजिंग रिटेन अर्निंग, जब आप रिटेन अर्निंग का यूज़ कर रहे हो तो इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, जैसे आपको लोन्स पे करना पड़ता है, कोई आपको डिविडेंड नहीं देना। सो नो डायरेक्ट पेमेंट। सेकंड, ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि आपके अपने पैसे हैं। सो सिंस द कंपनी डज नॉट ओ, अब यहाँ पे कंपनी ने पैसे उधार तो नहीं ना लिए किसी लैंडर वगैरह से, यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग से कंपनी के पास एक फ्रीडम सी हो जाएगी कि वो उसका अच्छे से यूज़ कर सकती है बिना इस टेंशन के कि उसके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस है, उसको मंथली इंटरेस्ट पे करना है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे उसको कंसीडर क्या करना है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, देखिए व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट पेमेंट इन्वॉल्व। अब इसमें कोई डायरेक्ट पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे उसने रिटेन्ड अर्निंग का यूज़ किया है, जो उसने पैसे रिटेन करके रखे थे ना उसका यूज़ किया है। सो कंपनी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट टू शेयर होल्डर। तो यहाँ पे कंपनी जो है अगर उन प्रॉफिट्स को कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देती तो उन शेयर होल्डर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, है ना। तो बट अब कंपनी ने उसको एज ए रिटेन्ड अर्निंग रख लिया। अब कंपनी का लोड खत्म हो गया, कंपनी के पास पैसे अवेलेबल है। सो शेयर होल्डर्स कुड पोटेंशियली अर्न रिटर्न्स बाय इन्वेस्टिंग, क्योंकि शेयर होल्डर्स को अगर अपॉर्चुनिटी, अब एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी थी ना शेयर होल्डर्स के लिए कि अगर वो पैसे कंपनी पूरे एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स में बांट देती तो वह शेयर होल्डर्स कहीं आगे इन्वेस्ट करते, तो कंपनी ने सिर्फ 60% एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है। When shareholders invest in a company, they expect a return on their investment, either through dividend या उनको वैल्यू स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाए या इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। वो चाहते हैं कि उनको एक अच्छी खासी रिटर्न मिले। सो बाय रिटेन अर्निंग कंपनी इज एसेंशियल यूजिंग शेयर होल्डर मनी फॉर री इन्वेस्टमेंट, जो कैरी करती है इम्प्लिसिट कॉस्ट को, क्योंकि अब कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग है तो वो उसका इस्तेमाल करके पैसे जो शेयर होल्डर्स के उनको री इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी में। कंपनी ने पैसे शेयर होल्डर्स के रख लिए कि शेयर होल्डर्स उसको कहीं और इन्वेस्ट ना करें, पैसे वो शेयर होल्डर्स की हैं, रिटर्न अर्निंग कर ली उसने, पर कंपनी ने उसको कंपनी में ही इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी ने रिटेन्ड अर्निंग को कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अगर शायद हम शेयर होल्डर्स को देते तो हो सकता है वो किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते। नेक्स्ट, जस्टिफिकेशन बैलेंसिंग एक्ट। जब आप रिटेन्ड अर्निंग करते हो तो इसके अंदर कुछ कैश आउटफ्लोज नहीं होते, आपके पास ऑलरेडी एक कॉस्ट होती है, तो कंपनी नीड्स टू वीट द बेनिफिट्स ऑफ री इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट अगेंस्ट द पोटेंशियल रिटर्न। जो उसको पोटेंशियल रिटर्न आई है शेयर होल्डर्स के जो भी पैसे थे उसके ऊपर, जो उसने डिविडेंड ना देकर आगे इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर उसको जो भी प्रॉफिट आया है तो उसको भी एज अ विथ ऑफ बेनिफिट मानना चाहिए ना। सेकंड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब उसने इवेल्युएट किया प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट्स को तो कंपनी यूज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू डिटरमाइन कि उसकी ये जो इस इन्वेस्टमेंट की है उसने क्या वो वर्थ है। तो रिटेन अर्निंग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी कंपनी की ओवरऑल कैपिटल को, ताकि जो भी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो फैक्टर हो पाए इन दिस कैलकुलेशन, यानी कि जो इसके कैलकुलेशंस को रूल अप कर पाए, फॉलो अप कर पाए। सो कॉस्ट ऑफ
इसका आप कंक्लूजन देखो और इजीली क्लियर होगा। जैसे लिखा है, रिटेन्ड अर्निंग्स आर इंडीड अ वैल्यूएबल सोर्स। जो रिटेन्ड अर्निंग है एक वैल्यूएबल सोर्स है कैपिटल फॉर कंपनी के लिए, एज दे प्रोवाइड, क्योंकि ये जो रिटेन्ड अर्निंग है कंपनी को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें कोई डायरेक्ट कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें उनको एंटरली कॉस्ट फ्री होता है, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जहाँ पे शेयर होल्डर्स गिव्स द पोटेंशियल रिटर्न, जो भी रिटर्न है वो शेयर होल्डर्स को मिलती है, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट होगी। एंड देयर आर एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एसोसिएटेड यूजिंग शेयर होल्डर्स मनी। शेयर होल्डर्स के ही पैसों को कंपनी में री इन्वेस्ट किया, देयरफॉर ही रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफर करती हैं एडवांटेजेस, जैसे कि इसके इसेंशियल्स कंपनीज के लिए कंसीडर करते हैं इसकी कॉस्ट कि फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएँ। अब बात करते हैं हमारी यूनिट 3 की कि MM अप्रोच क्या है भाई कैपिटल स्ट्रक्चर का। MM अप्रोच क्या होता है? अब पहले तो देखो भाई कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। थिंक ऑफ अ कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर एज इट्स फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, की एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है जो कि फंड करता है या इसके बिजनेस को चलाता है। इट्स लाइक हाउ यू डिसाइड कि आप अपने पैसों को कैसे यूज़ करोगे, कैसे बैंक से बोरो करोगे, कैसे फैमिली से हेल्प लोगे, कार बाइक जो भी है, ठीक है, आप अपने पैसों को कैसे स्ट्रक्चर करोगे। सो अंडरस्टैंड द MM अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की। MM अप्रोच क्या है गाइज? अभी तक देखिए, आपको मैं बता रही हूँ कि आपको अभी तक MM थ्योरी कुछ समझ नहीं आई। अब हमने एक बार इसको रीड कर लिया, अब मैं आपको इसको बैक लेके जाती हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक चीज़ आपको समझ आएगी कि कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अब MM थ्योरी आपको यहाँ पे बता रही है, क्या बता रही है? MM थ्योरी यहाँ पे बोल रही है कि जो आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर है ना उसका, और जो आपकी कंपनी की वैल्यू है, फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर और उसकी वैल्यू के बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसके बारे में MM अप्रोच बात कर रही है। ये आपको ना MM अप्रोच सजेस्ट कर रही है कुछ कि सर्टेन कंडीशंस ऐसी या सर्टेन ऐसे रूल होंगे जिसके अंदर आपकी फर्म की जो वैल्यू है उस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा जब आपकी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। MM थ्योरी आपको बता रही है कि आपकी कंपनी के जो वैल्यू है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ कंडीशंस के अंदर जब उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। अब इसने हमें कुछ अजम्पशंस बताई। पहली इसकी अजम्पशंस है, MM अप्रोच ने ना कुछ चीज़ें अज्यूम करके रखी हैं कि मार्केट बिल्कुल परफेक्ट है। उसको नहीं पता मार्केट में कितने झमेले हैं, उसको लगता है कि ना हमें कोई टैक्स पे करना है, ना कोई ट्रांजैक्शन, कुछ नहीं है, मार्केट बहुत परफेक्ट है, पहली अजम्पशन। दूसरा, इसको लगता है कि होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन है कि जो चीज़ें इन्वेस्टर को प्रेजेंट की जा रही हैं वही सिर्फ फर्म के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इज इट पॉसिबल? फर्म के पास पूरी डिटेल होगी, इन्वेस्टर को सिर्फ वही दिखाया जाएगा जो इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है। और इसने तीसरी अजम्पशन क्या लगाई कि कंपनी के ऊपर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, नो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कोस्ट, ठीक है, कि कंपनी के ऊपर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस ही नहीं है कि कंपनी के पास पैसे हैं नहीं है, कोई इसको मतलब नहीं, ठीक है। अब ये जो MM अप्रोच है जब इम्प्लीमेंट में आई तो कैपिटल स्ट्रक्चर पहले तो इसने इररेलेवेंस बताया, यानी कि अकॉर्डिंग टू जो MM अप्रोच है एक जो फर्म की वैल्यू है हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी के पास कितने एसेट हैं या उसके पास कितनी कैश फ्लो है, इससे तो नहीं हम लोग डिटरमाइन करते कि उसने जो एसेट आज बन गए, कि अगर आज आप अंबानी बन गए हो, ठीक है, तो आप कैसे बने, उस प्रोसेस पे नहीं ध्यान इतना देते। बट यहाँ पे यही देखते हैं कि एसेट जो इसने यहाँ पे बताया कि फर्म की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी के एसेट कितनी है और कैश फ्लो कितनी है। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ये जब MM अप्रोच इम्प्लीमेंट हुई, ठीक है, इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर था वो इररेलेवेंस था। यहाँ पे जो कैपिटल स्ट्रक्चर बता रही है कि इररेलेवेंस है। सेकेंड की कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चेंज होने से अगर कॉस्ट ऑफ कंपनी का स्ट्रक्चर जो है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है चेंज होता है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी बोल रहे हैं कि कोई असर नहीं आएगा। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो अपने पैसों को एडजस्ट कर लेंगे। सो अगर हम देखें तो रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता।
कंपनीज के ऊपर टैक्सेस का स्ट्रेस भी होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होता है, रियल वर्ल्ड कंसिडरेशन कंपनीज को ये देखने पड़ते हैं। मार्केट भी परफेक्ट नहीं होती, मार्केट इम्परफेक्शन भी असल दुनिया में होती है। सो अगर हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करें, एप्लीकेट करें, तो अंडरस्टैंड करना फर्म की वैल्यू को एमएम अप्रोच प्रोवाइड करती है इनसाइट्स हमें कि कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है या उसकी फर्म की वैल्यू चेंज होती है आइडियल मार्केट कंडीशंस के ऊपर। बट जब हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो फर्म्स मस्ट कंसीडर मार्केट इम्परफेक्शंस, पर जब वो असल में प्रैक्टिस में आती है ना कंपनी, तो उस कंपनी के अंदर मार्केट की इम्परफेक्शंस को भी देखा जाता है। अदर फैक्टर्स जब फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं कहीं ना कहीं वो असर डालते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन का कंक्लूजन देखेंगे कि इन एसेंस जो एमएम अप्रोच है ये सजेस्ट करेगी कि जो ये दुनिया है ना, ये एक परफेक्ट वर्ल्ड है जिसमें आप कोई मार्केट इम्परफेक्शन नहीं है। एक फर्म की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है उसके कैपिटल स्ट्रक्चर से। जैसे कि अगर उसका कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी होगा तो उसकी फर्म की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, फर्म की वैल्यू पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। बट दिस थ्योरी प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स, इट्स एसेंशियल। बट इस थ्योरी के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि ये रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी कंसीडर करे। इट्स एसेंशियल टू कंसीडर रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन में बना रहे हो तो ये रियल वर्ल्ड की दुनिया को भी देखे। इस मॉडल को लग रहा है कि दुनिया में कोई कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके स्ट्रेस ही नहीं है। क्यों? टैक्स नहीं पे करने पड़ते भाई हमें। ठीक है, तो ये मैं कोशिश की समझाने की। आई डोंट नो आपको कितना समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस इन डिटेल फैक्टर्स, कि क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं हमारे कैपिटल के स्ट्रक्चर को। ठीक है, हाउ एमएम थ्योरी इज बेटर देन एन ऑपरेटिंग इनकम। पहले तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है आपको अब अच्छे से पता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। पहले तो बिजनेस का रिस्क, द नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क एंड इट्स स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं हमारे अमाउंट को अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो कंपनी जिसको हैंडल कर पाएगी बिजनेस का रिस्क पहला फैक्टर है जो कैपिटल को इफेक्ट करेगा। सेकंड, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, की फाइनेंशियल हमारा सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है, कितनी चेंजेस को वो एक्सेप्ट कर पाता है। थर्ड, कैपिटल स्ट्रक्चर को कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करेगी, ये रेफर करेगी कि कंपनी जो है वो फंड्स को रेज करे। बैलेंस बिटवीन जो कंपनी ने डेट रेज किए हैं और जो इक्विटी है उसको मिनिमाइज करे, उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, इसका मेन फोकस होता है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये टैक्स को कंसीडर करती है। इसका डिटर्मिनेशन फैक्टर क्या है कि ये टैक्स कंसीडरेशन होती है। जो इंटरेस्ट हमें लगता है डेट के ऊपर वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, मेकिंग डेट फाइनेंसिंग मोर अट्रैक्टिव फ्रॉम अ टैक्स परस्पेक्टिव कंपेयर टू इक्विटी फाइनेंसिंग। सो ये जो हमें यहाँ पे टैक्स की एडवांटेज मिलती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन को असर डालती है। नेक्स्ट, ये इसका जो डिटर्मिनेशन है कि मार्केट की कंडीशंस, द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट या इक्विटी, कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग इन मार्केट इन्फ्लुएंस अ कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो कंपनी के जो भी कैपिटल के स्ट्रक्चर के डिसीजंस हैं उनको असर डालेंगे जो भी डेट और इक्विटी है मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन, अगर जैसे जो इकोनॉमी पूरी डाउन चल रही है तो डेट फाइनेंसिंग में बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो जो आपने डेट लेना है वो और महंगा हो जाएगा और लेस कम अवेलेबल होगा। ठीक है, तो प्रॉम्प्टिंग कंपनीज टू रिलाई मोर ऑन इक्विटी। तो मोस्टली कंपनी इक्विटी के ऊपर ही रिलाई करती हैं कि और इश्यूज शेयर्स को इशू कर दो भाई, क्योंकि डेट लेना कई बार अगर हमारा इकोनॉमी पूरी डाउन चल रही है तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। सो अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करो कि एमएम थ्योरी और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में क्या डिफरेंस है। पहले तो एमएम थ्योरी ना इज अ परफेक्ट वर्ल्ड with no tax or other cost. It does not matter where your finance your lemon stand with debt or equity. यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जो अपना लेमन स्टैंड खड़ा किया है यानी कि नींबू पानी का ठेला लगाया है वो आपने उधार लेके लगाया है या इक्विटी पे लगाया है। जो टोटल वैल्यू है आपकी अगर बिजनेस की सेम आ रही है, जैसे कि अगर आपने पैसे बोरो किए $100 फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन अ डेट और सेल $100 की वर्थ की ओनरशिप आपने शेयर्स में इक्विटी में सेल कर दी, तो वैल्यू ऑफ योर लेमन स्टैंड स्टेज द सेम ना। तो आपकी जो लेमन स्टैंड की वैल्यू सेम रहेगी, उसमें कुछ फ़र्क आया
नहीं। वैसे ही जो ये हमारा थ्योरी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चाहे आपने कुछ भी काम खड़ा किया है ना, फाइनेंस क्रिएट किया है ना, चाहे आपने वो डेट से लिया है या इक्विटी से, इट डज़ नॉट मैटर। ये एक परफेक्ट वर्ल्ड विद नो टैक्स और अदर कोस्ट। इसमें थ्योरी में ना आपको कोई टैक्स लगता है ना कोई अदर कोस्ट, आपको सिंपली फंड्स रेज करने। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है? रियल वर्ल्ड में देयर आर टैक्सेस एंड अदर फैक्टर्स जिनको जो कंसीडर करना पड़ता है। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच फोकस करती है बेस्ट मिक्स को फाइंड करने के लिए कि डेट और इक्विटी का बेस्ट मिक्स कौन सा है जिससे आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज कम हो, जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। लेट्स से अगर आपने डिसाइड किया कि आपने $100 डेट लेना है अपने लेमन स्टैंड के लिए एट अ 10% इंटरेस्ट रेट, और आपने उसके ऊपर $20 प्रॉफिट अर्न कर लिया। $100 आपने उधार लिया, वो आपने चुका दिया, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट दिया, तो 10% आपको बचा। दैट इज़ योर नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकम। ठीक है, आपने ₹100 किसी से उधार लिए, उसके ऊपर आपको ₹10 इंटरेस्ट लगा, पर उस ₹100 को लगा के आपने ₹120 कमा ले, तो जो ₹10 आपको बचे वो है नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है जी, तो यहाँ पे पूरा बताया हुआ है कि इसका क्या फॉर्मूला है, कैसे सॉल्व होगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो अगर इन समरी देखें तो थ्योरी कहती है कि फाइनेंशियल चॉइसेस जो हैं वो हमारी वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेंगी इन परफेक्ट वर्ल्ड, पर वहीं पे अगर हम लोग नेट ऑपरेटिंग को देखें, ये कंसीडर करती है रियल वर्ल्ड के फैक्टर्स को। जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है तो ये रियल वर्ल्ड के देखेगी कि टैक्सेस भी लगते हैं, कॉस्ट भी लगती है। ठीक है, अगर हमें फाइनेंशियल मिक्स को फाइंड करना है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कहीं ना कहीं सभी फैक्टर्स को ये कंसीडर करती है। पर थ्योरी सिर्फ बताती है कि जो वैल्यू ऑफ मनी, जो कंपनी की वैल्यू है, उसको कोई माइका लाल अफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? डिस्कस द EBIT और EPS एनालिसिस इन अप्रोच एस्टिमेटिंग द टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले तो EBIT का नाम क्या होता है, किसी को पता है? EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स is like the size of the P before you start sharing it। P की जगह पिज़्ज़ा लिख लो, आपको जल्दी समझ आएगा। So अगर आपको अभी पिज़्ज़ा खाना शुरू नहीं किया, द साइज ऑफ द स्लाइस बिफोर यू स्टार्ट शेयरिंग इट, आपने अभी उसको शेयर नहीं किया, पिज़्ज़ा को सिर्फ स्लाइसिस पड़ी है, सो ये बिफोर है। जब वो स्लाइसिस आपके एक एक बंदे के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, तो इज़ लाइक हाउ बिग अ स्लाइस ऑफ द पी ईच पर्सन गेट, कितनी बड़ी स्लाइस एक बंदे को मिली, तो वो है अर्निंग पर शेयर। पहला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर है। अब इन दोनों का पर्पस क्या होता है? द गोल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर अनालिस इज टू फाइंड द जो अनालिस करना कि फाइंड करना बेस्ट मिक्स को, कि अगर हमने पैसे बोरो करने हैं या इक्विटी लेनी है, टू मेक द मोस्ट प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर, इसका एक बेस्ट मिक्सचर निकाल के देना। इसी फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। इट्स अबाउट फिगर आउट हाउ मच डेट एंड हाउ मच इक्विटी अ कंपनी शुड यूज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स। ठीक है जी, तो ये काम कैसे करता है? इमेजिन अगर आपने डिसाइड किया कि आपने जो भी पी की शेयर करनी है अपने दोस्त के साथ, ठीक है, तो आपने उसको उधार दे दिया, तो हाउ मच टू कीप टू फॉर योर सेल्फ, ठीक है, कितनी आपने इक्विटी रखी, कितनी आपने डेट रखे, तो यू कैलकुलेट हाउ मच अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यू मेक द डिफरेंट स्लाइस ऑफ द पी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ द डेट एंड इक्विटी, देन यू फिगर आउट हाउ बिग अ स्लाइस ऑफ द अर्निंग पर शेयर जो आपने एज अ डेट दी। सो आपने फाइनली एक मिक्सचर पिक किया। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, जैसे लेट्स से यू हैव 3 ऑप्शंस, बोरो अ लोट, जैसे कि यूज मोर डेट, बोरो अ लिटल, यूज लेस डेट, या डोंट बोरो एट ऑल, यूज ओनली इक्विटी। आपके पास 3 ऑप्शंस है। सो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि किस ऑप्शन के चूज से आपको प्रॉफिट होगा, हाउ मच प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यू विल मेक विद ईच ऑप्शन। मे बी अ लोट विद अ लोट ऑफ बोरोइंग, शायद अगर आप पैसे ज़्यादा बोरो करो तो उससे आप ज़्यादा प्रॉफिट बना पाओ, लेस विद लेस बोरोइंग, एंड द लीस्ट विदाउट बोरोइंग। अगर आपके पास हो सकता है अगर आप बिना बोरो किए प्रॉफिट बना रहे हो बट सबसे कम प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। सो देन यू फिगर आउट हाउ बिग अ स्लाइस ऑफ द प्रॉफिट
each shareholder get with each option may be the biggest slice with the lot of borrowing, कि अगर आप lot of borrowing करेंगे, smaller with the less borrowing and the smallest, अगर आप lot of borrowing करेंगे तो आपके पास सबसे बड़ी स्लाइस आएगी, अगर आप छोटा बोरो करेंगे तो मीडियम स्लाइस आएगी, और अगर आप नहीं बोरो करेंगे तो आपके पास कोई स्लाइस नहीं आएगी, स्मॉल प्रॉफिट विदाउट बोरोइंग. सो फाइनली यू पिक द बोरोइंग मिक्स. अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सी अमाउंट को बोरो करना है या कितना करना है, यह आपने डिसाइड किया है, अब ये किसी और ने डिसाइड तो नहीं ना किया. सो फाइनली यू पिक द बोरोइंग मिक्स दैट गिव्स शेयर होल्डर द बिगेस्ट, कि शेयर होल्डर्स को बिगेस्ट स्लाइस ऑफ द प्रॉफिट पाई देना है, हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर देना है एट अ डिफरेंट प्रॉफिट लेवल. सो अर्निंग पर शेयर एनालिसिस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट मिक्स, कि आपने राइट मिक्स डिसाइड कर लिया कि आपने किसको क्या देना है, अगर आपने डेट देना है या इक्विटी देनी है, या अगर आपको कभी फंड रेज करने की ज़रूरत भी पड़े तो आपने डेट रेज करने हैं या इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट करके रेज करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ इन डिफरेंस पॉइंट इन द EBIT, कि इन दोनों के बीच इन डिफरेंस पॉइंट क्या है, इसके यूजेस और लिमिटेशन. इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है, इन डिफरेंस पॉइंट एनालिसिस इज लाइक फाइंडिंग अ बैलेंस पॉइंट, जहाँ पे दो डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस जो हैं उनके रिजल्ट सेम अर्निंग पर शेयर पे आते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखेगी, आई थिंक ये देखो, इमेजिन आपके पास दो तरीके हैं अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के, या तो आप पैसों को उधार ले सकते हैं या आप अपनी ओनरशिप यानी कि इक्विटी को सेल कर सकते हैं. तो इन डिफरेंस पॉइंट क्या आता है, जहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करते हो, योर शेयर होल्डर्स गेट द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. इन दोनों में से अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करो, शेयर होल्डर्स को सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर शेयर ही रिसीव होगा. दैट इज़ इन डिफरेंस पॉइंट. आई होप क्लियर है कि अगर आपको अपनी कंपनी के लिए पैसे रेज करने हैं या बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, दो ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो पैसे उधार ले लो या अपनी इक्विटी को सेल कर दो. तो अगर इन दोनों केसेस में से आप किसी को भी चूज़ करते हो तो उन दोनों में ही शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट मिलने वाला है उसके पर शेयर पे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा. दैट इज़ अ इनडिफरेंट सिचुएशन. इसके यूजेस क्या हैं, पहले तो ये आपकी जो इनडिफरेंट सिचुएशन बोली हूँ, इसके जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है एंड जो अर्निंग पर शेयर है, अब इसके यूजेस क्या है, ये आपके डिसीजन लेने में मदद करता है कि आपको डेट और इक्विटी का कौन सा बेस्ट मिक्सचर लेना चाहिए, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद करता है, आपकी रिस्क को असेस करता है. और सेकंड, इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये बहुत सिंप्लीफाई अजम्पशन है. सेकंड, ये स्टैटिक एनालिसिस करती है, डोंट कंसीडर चेंजेस ओवर टाइम इन फैक्टर्स, जैसे कि मार्केट कंडीशन में, नो, सिर्फ स्टैटिक एनालिसिस, इग्नोर करती है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को. ठीक है जी, तो इसके कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, कि बिजनेस में कौन कौन से वेरियस टाइप ऑफ रिस्क आते हैं, कौन कौन से रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं. पहला रिस्क आता है मार्केट रिस्क. मार्केट रिस्क जो होता है फाइनेंशियल लॉस होता है ड्यू टू फैक्टर्स लाइक चेंज इन मार्केट कंडीशन, ये इकोनॉमिक ट्रेंड चेंज हो गए, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई. इस टाइप के रिस्क को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी पे आता है. सेकंड होता है ऑपरेशनल रिस्क, जैसे अगर कंपनी के अंदर प्रोडक्शन का काम चल रहा है, कोई ऑपरेशन चल रहा है, तो उस दौरान अगर कोई ह्यूमन एरर आ जाता है, कोई सिस्टम ख़राब हो जाता है उस प्रोसेस के दौरान, तो दैट इज़ ऑपरेशनल रिस्क. इस रिस्क को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है जी. थर्ड आता है फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क में इन्वॉल्व होते हैं आपके पोटेंशियल लॉसेस, कुछ भी अगर इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आई, करेंसी चेंज हुई, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कुछ भी हुआ, ठीक है, तो आपके लॉसेस हो सकते हैं. सो कंपनीज जो है मैनेज करती हैं फाइनेंशियल रिस्क को बाय मेंटेन अ बैलेंस कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू. इसको भी आप लोग बैलेंस कर सकते हो. फोर्थ, लीगल और रेगुलेटरी रिस्क. लीगल और रेगुलेटरी रिस्क टर्म्स फॉर चेंजेस इन लॉ, कई बार लॉ ही चेंज हो जाता है. ठीक है, सो दैट कुड इम्पैक्ट अ बिजनेस ऑपरेशन और अ फाइनेंशियल हेल्थ. तो कहीं ना कहीं ये भी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है. तो बिजनेसेस कैन मैनेज लीगल, तो इसको भी आप लोग मैनेज कर सकते हो कि कौन कौन सा रिस्क आप मैनेज कर सकते हो भाई, वो बताना है बस आपने. कि रेपुटेशन रिस्क, अगर आपकी बिजनेस की रेपुटेशन चलेगी, रिस्की होगी, डाउन चलेगी,
ठीक है, कस्टमर डिससेटिस्फाई है, सो बिजनेसेस कैन कंट्रोल रेपुटेशनल रिस्क, कि बिजनेसेस उस रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब प्रायोरिटाइज करके कि उनको क्या क्या सुधार करने हैं। नेक्स्ट रिस्क कौन सा आता है, साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग वगैरह हो जानी। तो कंपनीज कैन मिटिगेट साइबर रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन रीबूट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, तो इसको भी आप लोग जो है कम कर सकते हो रिस्क को। जैसे कि हम लोग अगर लैपटॉप या फ़ोन्स का यूज़ करते हैं तो हम लोग उसमें वायरस प्रोटेक्टर कई बार होता है ना, उसको रखते हैं, या लैपटॉप्स होता है तो उसमें मकैफे रखते हैं कि रिस्क ना हो, कोई अनवांटेड वेबसाइट ना हमारा डाटा लीक कर दे। तो आप रिस्क से खुद को प्रोटेक्ट अपने ही अकॉर्डिंग करवा सकते हो, कोई और नहीं करवा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट यूनिट क्या है, ये बहुत इजी यूनिट है गाइस, तो बीच वाले 2 यूनिट बोरिंग हो चुके हैं आपके लिए, यूनिट 2 और यूनिट 3 आई नो, बट वो करने हैं, मुश्किल है थोड़े से, पर आपको उनको मैनेज करना पड़ेगा। यूनिट 1 भी मैंने आपको बहुत मज़े में करवाया, यूनिट 4 भी मज़े में करवाऊंगी, यूनिट 3 और यूनिट 2 थोड़ा सा टफ है, तो प्लीज़ उस पर आपको ध्यान देना है, अच्छे से करना है, हो सके जैसे मर्जी करके जाना, पर करके जाना उसको, ठीक है। क्रिटिकली एवेल्युएट वोल्टर्स मॉडल इन डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, कि वोल्टर्स मॉडल क्या है, इसको एवेल्युएट करो। वोल्टर्स मॉडल क्या होता है जी डिविडेंड डिसीजन मेकिंग में, ये एक सिंपल रूल है जिसमें आप डिसाइड करोगे कि कितनी मनी को कंपनी ने शेयर जो है पे करना है अपने शेयर होल्डर्स को। वोल्टर्स मॉडल in dividend decision making is like a simple rule for decide how much money a company should pay out to its shareholder, कि as a dividend वो कितनी मनी अपने शेयर होल्डर्स को पे करेगी। सिंपल। वोल्टर मॉडल इन डिविडेंड डिसीजन मेकिंग इज अ क्लासिकल अप्रोच that suggest a firm value is maximized by choosing a dividend, जो फर्म की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी अगर कंपनी चूज करेगी डिविडेंड पे आउट रेशियो को, क्योंकि जो कंपनी डिविडेंड एम्प्लॉयज या शेयर होल्डर्स को पे करती है ना, उस कंपनी को अगर हम लोग देखें तो शेयर मार्केट में भी अच्छा माना जाता है। जैसे हम कभी शेयर मार्केट करें तो उसमें हम लोग कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका एनालिसिस करते हैं ना, तो वहाँ पे चेक करते हैं कि कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं देती है। बहुत से लोग ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो डिविडेंड देती है। क्यों इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि डिविडेंड कहीं ना कहीं ये उसकी जो फर्म की वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज कर देता है, जो उसकी डिविडेंड की रेशियो है पे आउट की, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसकी एक रेपुटेशन बना देती है। अब इसके प्रोज क्या हैं जो डिविडेंड देना सिंपल एज है। वोल्टर्स मॉडल जो है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है कि अंडरस्टैंड करें कि रिलेशनशिप डिविडेंड अर्निंग एंड वैल्यू ऑफ फर्म में क्या रिलेशनशिप है। ये फोकस करता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ के ऊपर, यानी कि उनको डिविडेंड दिलाने के ऊपर। ये मॉडल का मेन एम होता है कि मैक्सिमाइज करना शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बाय एम्प्रेसिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिविडेंड की इम्पॉर्टेंस बताना, डिटरमाइन करना कि वैल्यू ऑफ फर्म की शेयर्स की क्या है। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, अगर हम by maintaining a constant DPS, the model encourage the long term outlook। ये जो मॉडल है ये लॉन्ग टर्म आउटलुक को जो इनकरेज करेगा, एंड जो इसकी स्टेबिलिटी है डिविडेंड पेमेंट की, विच में एनहांस इन्वेस्टर्स जो शेयर होल्डर है उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि हमें कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स का हिस्सा दिया भाई। अब इसके कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेज क्या है, ये भी मॉडल जो है अजम्पशंस के बेस पे है। ये भी मॉडल जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर करता है, नेग्लेक्ट करता है ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ को, ना ही कंसीडर करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को, ठीक है जी। तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप डिस्कस इन डिटेल MM मॉडल इन डिविडेंड, हाउ MM मॉडल डिफर करता है गार्डन्स मॉडल इन डिविडेंड। तो इसके ऊपर आपको डिटेल डिस्कशन करनी है। अब MM मॉडल क्या है ये हमने ऊपर इतना पढ़ा है। MM मॉडल से इट डज नॉट मैटर कि वेदर अ कंपनी पे डिविडेंड और री इन्वेस्ट इट्स अर्निंग्स टू ग्रो इन अ परफेक्ट वर्ल्ड विदाउट टैक्सेस और अदर फ्रिक्शंस, द टोटल रिटर्न टू शेयर होल्डर इज सेम। जो शेयर होल्डर को रिटर्न मिलेगी वो सेम होगी। तो MM मॉडल का बेसिक आइडिया क्या है कि MM मॉडल क्या करता है कि ये मैटर नहीं करता कि कंपनी डिविडेंड पे कर रही है या उस डिविडेंड को कंपनी की ही रिटेन्ड अर्निंग मान के कंपनी में ही दोबारा री इन्वेस्ट कर रही है ग्रो करने के लिए, पर इन अ परफेक्ट वर्ल्ड बिना टैक्सेस के जो अदर फ्रिक्शंस है टोटल रिटर्न जो शेयर होल्डर की है वो सेम रहेगी, ठीक है। इसकी रीजनिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू MM जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद के
own dividends payouts by selling some of their shares. अगर कंपनी उनको डिविडेंड पे नहीं कर रही तो इन्वेस्टर्स खुद उसको क्रिएट कर सकते हैं अपने सम ऑफ शेयर्स को सेल करके. सो जब भी कंपनी डिविडेंड पे करे चाहे ना करे, शेयर होल्डर्स कैन गेट देयर डिजायर्ड इनकम. अगर शेयर होल्डर्स को उनकी इनकम चाहिए तो वो ले लेंगे. ठीक है. थर्ड, इम्प्लीकेशंस. वर्ल्ड में द वैल्यू ऑफ द कंपनी जो डिटरमाइन की जाती है बाय इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड नॉट बाय हाउ इट्स पे आउट. वर्ल्ड के अंदर जो कंपनी की वैल्यू वो डिटरमाइन कैसे की जाती है कि उसके इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन क्या हैं. ठीक है. इसके थ्रू डिटरमाइन ही की जाती है कि कंपनी डिविडेंड कैसे देती है. बट गॉर्डन्स मॉडल में ये डिविडेंड पे बेस होती है. बेसिक आइडिया क्या है कि जो गॉर्डन्स मॉडल है ये बताता है कि डिविडेंड डू मैटर, डिविडेंड मैटर करता है. इट सजेस्ट दैट द कंपनी वैल्यू इज बेस्ड ऑन डिविडेंड इट्स पे आउट टू शेयर होल्डर, कि कैसे डिविडेंड, कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती है. इसकी रीजनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू गॉर्डन्स मॉडल, इन्वेस्टर्स जो है वो वैल्यू डिविडेंड्स बिकॉज दे प्रोवाइड अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम. डिविडेंड एक तरह से मंथली अगर आती है ना तो एक तरह से आपकी इनकम होती है. जितना डिविडेंड कंपनीज पे करेंगी उतनी वो कंपनीज को इन्वेस्टर्स वैल्यूएबल मानेंगे. थर्ड, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि जो गॉर्डन्स मॉडल है इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिंक टू इट्स डिविडेंड. इसकी अगर हायर डिविडेंड होगी तो मतलब कंपनी की वैल्यू हाई है. अब मॉडल में और गॉर्डन्स मॉडल में क्या डिफरेंस है? जो मॉडल है डिविडेंड आर इररेलेवेंट. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले तो व्यू ऑफ डिविडेंड. मॉडल में डिविडेंड को इररेलेवेंट कह सकते हैं या प्रॉपर इतना अच्छा नहीं मानते, कंपनी की वैल्यू इनके लिए परफेक्ट होती है. बट गॉर्डन्स में डिविडेंड डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं कंपनी की वैल्यू को, बिकॉज इन्वेस्टर्स वैल्यू ही तभी करेंगे आपकी इनकम की. अजम्पशंस. मॉडल अज्यूम करते हैं कि मार्केट बिल्कुल परफेक्ट है बिना टैक्सेस बिना फ्रिक्शंस के. बट गॉर्डन्स क्या कहते हैं कि डज नॉट रिक्वायर सच परफेक्ट कंडीशंस एंड फोकस सोलली ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड एंड वैल्यू. गॉर्डन्स मॉडल क्या कहते हैं कि आपको इन सभी सिचुएशन या कंडीशंस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस ध्यान रखना है कि डिविडेंड अगर अच्छा होगा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. जो है वो ऑफर थ्योरेटिकल इनसाइट्स बट माइट नॉट फुल्ली अप्लाई. जो का मॉडल है वो थ्योरेटिकली अच्छा है, थ्योरी बेस्ड बहुत अच्छा है, बट रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अकॉर्डिंग ये अप्लाई नहीं हो सकता. बट गॉर्डन्स मॉडल क्या कहता है? मोर प्रैक्टिकल. ये प्रैक्टिकल ज़्यादा है एंड कॉमनली यूज होता है वैल्यूएशन में, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करता है डिविडेंड की इम्पोर्टेंस को कि क्यों डिविडेंड इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे इसकी भी समरी दी, आप लोग देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मिलर मोलिडियन डिविडेंड इररेलेवेंस हाइपोथेसिस. फिर से मॉडल ही पूछ रहे हैं. तो आपने देखा मॉडल कितनी बार आ रहा है, तो कितना लिख पाओगे आप इसके ऊपर आपके ऊपर है. इसके ऊपर अगर आप रिसर्च करना चाहें, मेरा पढ़ाया हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे या थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो समझने में, बट मैंने कोशिश की है. तो अगर आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी लगा तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो कि इसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च करो कि मॉडल क्या होता है, आप इसके अंदर क्या और लिख सकते हो. ठीक है. मॉडल डिविडेंड इररेलेवेंस हाइपोथेसिस इज अ थ्योरी इन फाइनेंस जो आपको सजेस्ट करेगी कि एक फर्म की डिविडेंड पॉलिसी का कोई असर नहीं पड़ता इसकी वैल्यू के ऊपर. कुछ कंडीशंस के अंदर फर्म की डिविडेंड पॉलिसी का कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू के ऊपर. सिंपलर टर्म्स में देखें, इट्स मीन्स दैट द इन्वेस्टर डू नॉट केयर. इन्वेस्टर्स को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कंपनी अगर उनको डिविडेंड पे करे या ना करे, चाहे अपने पास रिटर्न रख ले, बिकॉज दे क्रिएट देयर ऑन डिज़ायर इनकम. क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी खुद की डिज़ायर इनकम जनरेट कर सकते हैं डिविडेंड, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास शेयर्स होते हैं. अगर कंपनी उनको डिविडेंड नहीं देगी तो सिंपल सी बात है, कंपनी के शेयर्स इन्वेस्टर्स नहीं रखेंगे, वो सेल कर देंगे. तूने डिविडेंड नहीं दिया भाई, अब तू शेयर्स रख, हमें तेरे शेयर्स रखने ही नहीं, तो बेच, खा ले इसको. ठीक है. इसकी अजम्पशन क्या है? परफेक्ट कैपिटल मार्केट. ये अज्यूम करती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाय करते हैं, सेल करते हैं बिना एनी कॉस्ट के असेस, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. और इसका क्रिटिसाइज क्या है कि रियल मार्केट परफेक्ट नहीं होती. इसको यहाँ पे क्रिटिसाइज करके हम शो कर रहे हैं. इन्होंने बताया, ये मॉडल बताता है कि मार्केट बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत नहीं आती सेल बाय करने में. बट इसका क्रिटिसाइज क्या है कि रियल मार्केट आर नॉट परफेक्ट. वो परफेक्ट नहीं है, उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लगती है और असिमेट्रिक एग्जिस्ट भी करता है. नेक्स्ट, ये बताता है मॉडल की कोई टैक्सेस नहीं लगते. ये अज्यूम करता है कि ना कोई टैक्स है, ना कोई डिविडेंड है, ना कोई कैपिटल गेन है. बट यहाँ पे क्रिटिसाइज क्या कर रहे हैं कि टैक्स एक जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
डिविडेंड एंड कैपिटल गेन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम लोग साथ में क्रिटिसाइज करके इस मॉडल को बता रहे हैं। थर्ड ये बताता है कि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगती, बट यहाँ हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शनल कॉस्ट जैसे कि ब्रोकरेज फीस एग्जिस्ट करती है रियल मार्केट में और ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के डिसीजन को इफेक्ट भी करती है। नेक्स्ट ये मॉडल बताता है कि इन्वेस्टर के पास होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सो अज्यूम ऑल इन्वेस्टर्स हैव सेम एक्सपेक्टेशन। ये क्या अज्यूम करके बैठा हुआ है मॉडल कि सभी इन्वेस्टर्स की ना सेम एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, कि उनको फ्यूचर में क्या कैश फ्लो और क्या रिस्क लेने हैं। बट क्रिटिसाइज इन्वेस्टर्स की अलग अलग रिस्क सिचुएशन भी तो हो सकती है। हो सकता है आप 500 का लॉस ले सकते हो तो मैं 10 का भी ना ले पाऊँ, सबका अलग अलग होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट नो इन्फॉर्मेशन अज्यूमट्री अज्यूम करता है कि ऑल इन्वेस्टर्स के पास सेम असेस है इन्फॉर्मेशन का, सबके पास सेम इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम अवेलेबल होती है। बट क्रिटिसाइज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन असिमेट्री इज प्रिवेलेंट इन रियल मार्केट। ये सही नहीं है, सबके पास सही इन्फॉर्मेशन सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। विद इनसाइडर्स ऑफ्टन हैव मोर इन्फॉर्मेशन देन द आउटसाइडर्स। इनसाइडर्स के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप इसकी एवेल्युएशंस क्या बता सकते हो, यहाँ पे ऊपर इन्होंने क्रिटिसाइज करने के साथ साथ इसकी एवेल्युएशंस बोली थी कि ये सिंप्लीफाई है, हाइपोथेसिस प्रोवाइड करती है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड करने के लिए डिविडेंड पॉलिसी को। आइडियलाइज कंडीशंस हैं इसकी इसकी जो अजम्पशंस हैं, परफेक्ट मार्केट एंड नो टैक्स। इसकी अजम्पशन क्या है कि मार्केट परफेक्ट है पर कोई टैक्स नहीं है, कोई रियल वर्ल्ड सिचुएशन इस पर अप्लाई नहीं होती। लिमिटेड प्रैक्टिकलिटी है, प्रैक्टिकलिटी इसको हम प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन को मैच नहीं करता है, अनरियलिस्टिक है। तो ये यहाँ पे इसकी समरी दे रखी है क्वेश्चन की। तो और यही के साथ हमारा ये सब्जेक्ट इसी के साथ कंप्लीट होता है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से क्लियर है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, हो सकता है बहुत सारे हो सकता है ना हो, तो अगर डाउट्स हैं तो आप बताएं और रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। सो मिलेंगे आप लोगों से हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।